नमस्कार। ऑथर्स एंड बुक्स द ए एंड बी शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चित ऑथर हैं श्री रतन शारदा जी। सबसे पहले तो रतन शारदा जी, वीकेंड में आपने समय निकाला हमारे लिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रतन शारदा जी ने संघ पर, कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। और लेकिन दो किताबें इस समय मेरे सामने हैं। एक किताब है, ये है आरएसएस 360 डिग्री, डीमिस्टिफाइंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये ब्लूम्सबरी ने प्रकाशित की थी, और जैसे कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किताब पढ़ी गई है जो है। और इसके अलावा जो दूसरी किताब है, ये है आरएसएस एवोल्यूशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ मूवमेंट। ये पिछले सप्ताह ही मैंने किताब मंगवाई थी, और उसके बाद मैंने इसे पढ़ा। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो आरएसएस एवोल्यूशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ मूवमेंट, श्री रतन शारदा जी की किताब है। ये अमेजॉन सहित सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। ये ई बुक की फॉर्म में भी अवेलेबल है, और ये रूपा पब्लिकेशंस ने इसे प्रकाशित किया है। जो मेरे पास प्रति है वो हार्ड बाउंड में है। और अच्छी बात यह है कि इसका जो फॉन्ट और जैसे मैंने जो है वो बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि कंफर्टेबल है। और इसमें इसका जो फॉरवर्ड है वो श्री मकरंद परांजपे ने लिखा है। मकरंद परांजपे अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में डायरेक्टर हैं, और ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स। तो ये भी एक अच्छा लगा देखकर किताब में कि किताब का फॉरवर्ड किसी इंटेलेक्चुअल ने लिखा है। और मुझे लगता है कि ये रतन शारदा जी जैसे जो ऑथर्स हैं, वो उनकी वजह से ही जो है वो ऐसी चीजें हो पाती हैं। तो आरएस रतन के लिए फॉरवर्ड आपको पता है मधु किशोर जी ने लिखा है। जी 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 जी, उस बिल्कुल बिल्कुल। प्रशंसक भी हैं, बहुत बड़ी क्रिटिक भी हैं, और उन्होंने फॉरवर्ड में क्रिटिसिज्म भी किया है जो मैंने स्वीकार किया है कि ऐसे भी छापूंगा। जी तो अच्छा लगता है कि जो संघ के बाहर के लोग संघ के बारे में बात करें तो एक अलग व्यू पॉइंट मिल जाता है अपने को। जी इसके कारण मैं कोशिश करता हूँ। जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छा वो है। और अच्छा, एक हम शुरुआत इस बात से करेंगे रतन जी, शारदा जी की, आरएसएस एवोल्यूशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ मूवमेंट। तो संघ को लेकर ये किताब लिखने का, क्योंकि आप जहां तक मेरी जानकारी है, शायद आरएसएस 360 डिग्री आपकी इससे पहले ही प्रकाशित हाँ जो है जी, हो चुकी है। चल चुकी थी तब तक काफी। हाँ जी। और ये अपने आप में काफी एग्जॉस्टिव किताब थी। और तो ऐसा, व्हाट प्रोपेल्ड यू टू राइट दिस बुक? ऐसा क्या आपको लगा कि आप एक अलग चीज अब कहने की जरूरत है संघ पर जो है? देखिए, आरएसएस 360 में मानता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू आरएसएस फ्रॉम ऑल व्यू पॉइंट्स, और एक कॉमन व्यक्ति के लिए है जो ज्यादा इन विषयों में ज्यादा पढ़ता नहीं है, जिसको संघ या हिंदुत्व या कम्युनिज्म वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, लेकिन संघ है क्या जानने की इच्छा है। तो एक आसानी से पढ़ी जाने वाली संघ के हर तरह का बौद्धिक, शारीरिक, उसके काम करने का तरीका, सारी जानकारी इसमें दी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ये नई किताब है इवोल्यूशन ऑफ आरएसएस, ये उस किताब का नेक्स्ट स्टेप है। ये उससे पहले या बाद की नहीं, उसके बाद की ही है। जो आरएसएस 360 पढ़ेगा उसके मन में नेचुरली स्वभाव एक प्रश्न उठ सकता है कि 96 साल तक चलने वाला संगठन, ये चला कैसे, ये बढ़ा कैसे, इवॉल्व कैसे हुआ। क्योंकि 360 में तो आज की बात करता है, थोड़ी बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज क्या है, तो थ्री यहाँ तक पहुंचा कैसे। और कईयों को लगता है कि संगठन यानी आरएसएस कुछ एक स्टेबल सा संगठन है, 96 साल से चल रहा है, लेकिन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू लिव एंड टू ग्रो इट नीड्स टू बी प्रोएक्टिवली इवोल्यूशनरी। तो कैसे हुआ होगा ये, इसलिए मैं इसका कहता हूँ कि इससे नेक्स्ट स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि भाई, अगर हम डार्विनियन थ्योरी के हिसाब से देखें तो चार प्रमुख विचारधाराएं 100 साल भारत में पनपी। एक थी कांग्रेस की विचारधारा, एक थी सोशलिस्ट विचारधारा, एक थी कम्युनिस्ट। बाहर के देशों में कम्युनिज्म सोशलिज्म फर्क नहीं, अपने आप था। सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट मूवमेंट बहुत ही भारत की जड़ों से जुड़ी हुई और कम्युनिस्टों से अलग, और कम्युनिस्ट और संघ, ऐसे चार विचारधाराएं चली। लेकिन 100 साल के अंदर बाकी तीन विचारधाराएं कुंठित होती होती या जमती जमती, जंग लगती लगती वो मृत प्राय हो गई। उनके अंदर कुछ बाद में कुछ दम बचा नहीं। कांग्रेस वो नहीं है जिस विचारधारा से चली थी। समाजवादी विचारधारा तो खत्म हो गई। अब समाजवादी विचारधारा की बात करने वाले वास्तव में केवल जाति जाति की पॉलिटिक्स खेलते हैं। और कम्युनिज्म तो हमें दिख ही रहा है कि ऊपर से तो ओवरग्राउंड तो खत्म ही हो गया, अंडरग्राउंड मूवमेंट्स में चल रहा है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव रहा नहीं, क्योंकि वो
एक फ्रोजन इन टाइम, ऐसा टाइम वॉर्प में जीने वाला भारत का कम्युनिस्ट था। तो ऐसी क्या बात है कि 100 साल बाद संघ आज भी बढ़ रहा है, आज भी लगातार ग्रोथ है, एक्सपांशन है और विविध विधाओं में बढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो ये जानकारी देने के लिए इसको मैंने ये किताब लिखी। तो जो अधिक सीरियस स्टूडेंट ऑफ संघ है उसको ये किताब और अच्छी लगी, ऐसा मैं मानता हूँ, और इसको मैं नेक्स्ट स्टेप मानता हूँ। तो जिसके अंदर मैंने उस प्रकार से, और बाद में क्या कि सरसंघ चालक ये दिशा देता है संगठन को, तो सरसंघ चालक की जीवनी को थोड़ा सा रेफरेंस देते हुए उनके काल में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इस प्रकार से मैंने डिफाइन करने की कोशिश की, तो उसमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। तो ये इस किताब के पीछे की भूमिका है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू आपने रेफरेंस दिया है। मैं पढ़ रहा था कि जो दूसरे सरसंघ चालक थे, माधव सदाशिव गोलवलकर, पाक्य गुरुजी जिनको कहा जाता था, तो गुरुजी का एक इंटरव्यू 1971 में ऑर्गेनाइजर में छपा जो डॉक्टर जिलानी ने लिया था। हाँ जी। और वो संभवतः उनका आखिरी इंटरव्यू था। हाँ जी। और उसमें माइनॉरिटीज के संबंध में भी उन्होंने कुछ बातें चर्चा की। और चूंकि इन दिनों जो वर्तमान सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने हाल ही में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम जो है उनका डीएनए एक है, इस तरीके की बात सामने, और इस पर फिर एक बहस जो है छिड़ पड़ी है कि संघ क्या जो है अपना स्टैंड चेंज कर रहा है मुस्लिम्स को लेके, क्या संघ का स्टैंड डिफरेंट था। मुझे जो उसको पढ़कर लगा, मुझे लगा कि शायद ये स्टैंड हमेशा से था, पर अब शायद ज्यादा नोटिस होने लगा है, क्योंकि अब जो उनकी आइडियोलॉजिकल मेंटी है बीजेपी, वो पावर में है और उसका एक सुपर एक्सपेंशन भी हुआ है, तो मीडिया और सोशल मीडिया के नजरिए से। लेकिन आप थोड़ा सा, खासकर गुरुजी के समय और बाला साहब देवरस के समय भी, ये वॉल्वो और सुदर्शन जी के समय, संघ में क्या सोच मुस्लिम्स को लेकर, संघ में क्या सोच माइनॉरिटीज को लेकर, क्या संघ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के फर्क को नहीं मानता है, क्या सोच, इस सोच का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकें अपनी किताब के संदर्भ। अरुण जी देखिए, अगर आप पुस्तक ने पढ़ी आपने, तो देखेंगे लास्ट के 3 चैप्टर मेरे संघ की एवोल्यूशन को ही फोकस है। उसमें एक है कि मेथोडोलॉजीज कैसे चेंज हुई, काम करने का तरीका कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ पीरियड ऑफ टाइम, एक वो चैप्टर है। एक चैप्टर है कि संघ की ग्रोथ कैसे ऑर्गेनिक तरीके से लगातार समय के अनुसार कुछ न कुछ बदलते हुए बढ़ती रही और किस प्रकार से विकसित हुई, वो एक चैप्टर है। एक चैप्टर है एक्सपांडिंग स्कोप ऑफ हिंदुत्व। ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत रेलेवेंट है जो आपने पूछा उसमें, क्योंकि मैंने जब लिखा उस समय, इस समय के बहस कुछ छिड़ी नहीं थी। उस समय माननीय मोहन भागवत जी का जो विज्ञान भवन का भाषण था, उसके अंदर रेफरेंस था कि यहाँ रहने वाले सारे हिंदू हैं, उसको एक केंद्र बिंदु मान के। तो 1882 के एक निबंध में जहाँ हिंदुत्व पहली बार, हिंदुत्व का शब्द आया, और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद की भूमिका, और उसके बाद में अरबिंदो और सावरकर जी, लोकमान्य तिलक, सबकी भूमिका हिंदू शब्द और हिंदुत्व के प्रति कैसी रही, और संघ में कैसे वो धीरे धीरे विकसित हुई, डॉक्टर यड़गेवार जी से लेकर बाकी सभी सरसंघ चालकों के बारे में, उसमें मैंने पूरा विस्तार में लिखा है। और उसको आखिर के स्टेप पे मैं वो प्रश्न करता हूँ कि जो भी मोहन जी ने कहा है ये तुरंत एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इवोल्यूशन ऑफ थॉट प्रोसेस अबाउट हिंदुत्व इटसेल्फ उसको दर्शाता है, और उसकी ये भूमिका उन्होंने बांधी है। अभी अगर इसके पीछे जाएंगे कि इसके पीछे था क्या, तो आप देखेंगे डॉक्टर जी के समय हिंदू की जो डेफिनेशन थी वो टिपिकल ऐसी डेफिनेशन थी कि जो मुस्लिम या क्रिश्चियन या ज्यू नहीं है वो सभी हिंदू है, ऐसी एक नेगेटिव डेफिनेशन थी। यही नेगेटिव डेफिनेशन ये संविधान की भी है। तो डॉक्टर जी लगभग वही डेफिनेशन मानते थे, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम किसी के दुश्मन नहीं, हम सब हमारे साथ में, यहाँ रहने वाले हमारे साथ है, लेकिन मुझे समाज के लिए काम करना है, क्योंकि समाज, भारत की जो प्रॉब्लम है समाज के अंदर उसकी जड़ है, इसलिए हिंदू समाज के लिए काम करना है। उसके बाद गुरु जी के पहले के सारे हम जानते हैं वाक्य, जो कि पाकिस्तान के संघर्ष के समय जो गुरु जी का स्टांस था, जिन्होंने खुलकर ये मुस्लिम अतिरेकवाद और टेररिज्म के विरुद्ध खुलकर बोला, और उसके बाद में संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान पे खेलकर और पंजाब, सिंध और कश्मीर में काम किया, और उसके कारण स्पष्टता थी। ये विषय आगे कैसे बढ़ेगा, तो उन्होंने अपनी पहले 51वीं जन्म तिथि जो थी उनकी जन्म, वो स्पेशल कार्यक्रम किया गया था। हम संघ में मनाते नहीं है, लेकिन उस समय निधि की आवश्यकता है, संघ की हालत बहुत खराब थी 1949 के बैन उठने के बाद। तो सबने आग्रह किया कि नहीं आप करिए, हमको इसी बहाने लोगों तक जाना मिलेगा। और उस समय गुरुजी ने पहली बार कहा कि घर वापसी की आवश्यकता है, ये समाज हमारा ही है, हमारे ही पुरखों से निकला, हमारे ही जो पुरखे थे इनके वही पुरखे हैं,
इनकी संस्कृति हमारी वही है, तो इन्होंने घर वापसी करनी चाहिए। उसके बाद में घर वापसी का विषय बड़ी तेजी से चला और विश्व हिंदू परिषद ने चलाया और अन्य कई हिंदू संगठनों ने चलाया। और 1972 के इंटरव्यू की आप बात करते हैं जिसमें उन्होंने कहा, उस समय बलराज मधोक ने इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ये विषय रखा था। तो जिलानी जी ने पूछा कि आप मुसलमानों को हिंदू बनाना चाहते हो? तब गुरुजी ने कहा था कि मैं इनको हिंदू नहीं बनाना चाहता हूँ। इंडियनाइजेशन का मतलब है कि ये माने कि इनके हमारे पुरखे एक हैं, हमारी मातृभूमि वही है, हमारी सारी प्रेरणा केंद्र यही है, हमारा इतिहास यही है। और ये मानेंगे तो वो कोई भी पूजा पद्धति हो सकती है, अगर कोई जैन हिंदू हो सकता है, कोई सिख हिंदू हो सकता है, तो एक मुसलमान हिंदू भी हो सकता है। और इसके कारण वो ये माने तो हमारे लिए वो सब बराबर है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो इनके लिए मंदिर भी अपने खोलने को तैयार हूँ, अगर हमारी बातें हमें इनकी हिंदू धर्म में आस्था है तो मैं मंदिर में भी इनको आने के लिए स्वागत करूंगा। ऐसी भी स्टेटमेंट है, उसमें 1972 में नहीं है, कहीं ऐसी स्टेटमेंट है जो मैंने किताब में कोट की है। और उसके बाद में बाड़ा साहेब देरस का टाइम आया, 1975 की बंदी लगी। 1975 की बंदी में जमाते इस्लामी भी बैन थी, वो भी उसके काफी लोग उस समय जेल में थे, डरते थे संघ वाले लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जैसा अपना स्वभाव है, मैत्री हो गई, बातचीत होने लगी, खूब चर्चाएं हुई और उनको लगा कि हम इनको गलत समझ रहे हैं। तो इमरजेंसी बैन उठने के बाद में बाड़ा साहब देरस को मिलने आए, वो संघ के कार्यालय में आए, संघ के हमारे लोग उनको मिलने के लिए गए। और यहाँ तक कि संघ के कार्यालय में जब नमाज का टाइम हुआ तो हमारे लोगों ने कहा आपको नमाज पढ़नी है, आप नमाज पढ़ लीजिए। इस प्रकार से एक सौहार्द का वातावरण बना। और डॉक्टर बाड़ा साहब देरस ने भी कहा कि वो संघ की शाखा मैनेजर, स्वागत है संघ की शाखा में सभी का स्वागत है, मुसलमान क्रिश्चियन भी आना चाहे उनका स्वागत है। एक और स्टेप थी। उसके बाद में सुदर्शन जी का समय है, जिसमें सुदर्शन जी ने रज्जू भैया के समय ज्यादा विषय नहीं चला, हालांकि रज्जू भैया के इंटरव्यू है जिसके अंदर उन्होंने यही बात दोहराई है। तो एक कंटिन्यूटी थी, थोड़े थोड़े शब्द, थोड़े उसको समय के अनुसार शब्द कुछ बदले। सुदर्शन जी ने यह विषय उठाया जब उन्होंने इंद्र जी को पूछा कि कश्मीर में सारे मुसलमान भारत विरोधी हैं क्या? इंद्र जी ने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा उनसे फिर मिलना चाहिए। उसके बाद वो 2 बार कश्मीर गए, वहां के लोगों के साथ उन्होंने बैठकें की और उनको मिले। फिर उन्होंने पूरा मुस्लिम पंथ का अध्ययन किया और उसके ऊपर उन्होंने मौलानाओं से और सबसे खूब चर्चा की। और मजेदार बात यह है कि उस समय शिया सुन्नी एक साथ नहीं मिलते थे, अहमदिया नहीं मिलते थे। उसके बाद में उनको अलग अलग मिले। जब उनकी बातचीत ईसाई लोगों से हुई तो ईसाई लोगों ने कहा ये आएगा तो हम नहीं आएंगे, वो आएगा तो हम नहीं आएंगे, आप हमारे, हम आप क्या नहीं आएंगे, आप हमारे आइए। सुदर्शन जी वहां गए। तो ये जो भेदभाव का वातावरण, हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन नहीं तो विद इन क्रिश्चियन विद इन मुसलमान भी है। पर सुदर्शन जी ने खूब खुल के चर्चाएं की और चर्चाएं करने के बाद में जो उस समय एक चर्चा के अंदर मॉडरेटर जज जस्टिस के.टी. थॉमस, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कहा कि संघ की भारत की सुरक्षा के अंदर मिलिट्री के बाद दूसरा कोई सबसे बड़ा शक्ति है तो भारत की शक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये सुदर्शन जी को उस समय मिले थे। तो अन्य पंथों के साथ समादर मंच बना बाड़ा साहेब देवरस के समय। और मुस्लिम समाज के बारे को जो संघ के बारे में गलत बातें बताई जाती थी, और संघ अपने विचार कभी छुपाता नहीं है, संघ ने हिंदुत्व के विचार खुल के रखे हैं, लेकिन उसके अंदर इनका भी समावेश हो सकता है जो अपने आप को इस धरती से जोड़ते हैं, अपने आप को इस इतिहास से जोड़ते हैं। ऐसा मत धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगा और उस क्रिस्टलाइजेशन में सुदर्शन जी का बहुत बड़ा रोल मैं कह सकता हूँ। और उसी विषय को आगे जाके बाड़ा साहेब देवरस ने उठाया, अपना मोहन जी भागवत ने उठाया। और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले जो है वो हिंदू ही हैं, जैसे गुरु जी ने कहा था। और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि आप भी हमारे साथ आने चाहिए वगैरह, उन्होंने जो भी कहा। तो इस प्रकार से सभी पंथ संप्रदाय जो भारत के बाहर भी आए, पैदा हुए, लेकिन वहां के रहने वाले, मानने वाले हमारे ही भारत के इसी इतिहास से निकले लोग हैं। ये स्पष्ट मत होने के कारण इनको भी हम इस धारा में शामिल कैसे करें, इसका प्रयत्न होता है। अभी इतनी बड़ी धारा है कि सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी मुसलमान है और बड़े माइनॉरिटी क्रिश्चियन है। और अगर ये भारत को अपना मानते हैं, और मैं सब मानता हूँ कि काफी एक बड़ा तबका मुसलमान समाज में भी है, क्रिश्चियन समाज में भी है, जो अपने आप को यहाँ के मुख्य तरह से जोड़ता है। केरल का तो चर्च जो है वो रोमन कैथोलिक, और उनके अंदर तो काफी बड़ा बैर चलता है और उनके विरुद्ध लगातार रोमन कैथोलिक बड़े नाराज भी रहते हैं। तो इस प्रकार के विचार को लेके मोहन जी ने विषय रखा और मैं मानता हूँ कि यह वेलकम मूव है। और जो संघ ने किया है इतने सालों में, जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपना संगठित किया है, सुदृढ़ किया है, और जिस भूमिका को लेकर उन्हें स्पष्ट रूप से हिंदुत्व का विषय रखा है, और इस बैठक में भी उन्होंने हिंदुत्व का विषय स्पष्ट रखा, हिंदू राष्ट्र का विषय रखा, उस वो मानते हुए हिंदू समाज अपनी शक्ति के आधार पर आपके साथ, आपको फिर एक बार हाथ बढ़ा रहा है कि आप आइए हमारे साथ। जो पहले भी संघ ने कहा है
दिस इज नॉट फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस लाइक गांधी जी, इट इज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दैट संघ इज टॉकिंग अबाउट। और संघ समाज के हर क्षेत्र में काम करता है, उसमें ये भी एक क्षेत्र है, और 100 विधाओं में एक ये भी विधा है। उस विधा के कारण संघ की दिशा बदलेगी, संघ कुछ अलग बात करेगा, संघ अपने बाकी काम छोड़ देगा, ये मानना बहुत सोच छोटी है, क्योंकि संघ का दायरा हर काम में, समाज के हर आयाम में, जैसे आप किताब में भी देखेंगे, बहुत बड़ा रहा है। उसके अंदर एक आयाम यह भी है, जो इसमें आना चाहेगा वो शामिल होगा, जो अपने आप को अरबियों का दूत मानता है वो मानेगा। तो डीएनए एक होगा तो भी लड़ाई, तो कौरव पांडव में भी लड़ाई हुई थी, घर के अंदर भाई बहन में लड़ाई होती है, लेकिन अगर ये बात याद कराई जाए और कुछ लोग इस बात को मान के अपने विरोध को मध्यम करें और सोचे कि हमने यहीं रहना है, तो एक अच्छा, एक उसी बात को, जो जैसे मैंने कहा कि गुरुजी के 51वें जन्मदिन ऑनवर्ड जो विषय जिस प्रकार से गुरुजी ने लिया और अन्य लोगों ने बढ़ाया, उसी के अंदर एक और सूत्रपात है। क्योंकि कुषाण और हान भी है, कुषाण वगैरह जो सारे थे, इनको हिंदू समाज ने अपने आप में शामिल किया ही ना। तो समाज मजबूत होगा तो शामिल होंगे, जो कमजोर समाज के साथ कोई शामिल नहीं होता। तो मजबूत समाज है, इसलिए आज ये विषय रखा गया है, और उसको जो मानेगा शामिल होगा साथ। आपने अपनी इस किताब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है, सेक्शन भी लिखा है, वो जो संघ के वर्तमान सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी पर। अमूमन ये माना जाता है, क्योंकि आप संघ के स्वयंसेवक भी हैं, तो अमूमन ये माना जाता है कि वर्तमान जो मौजूदा सरसंघ चालक रहते हैं, उन पर सामान्य तौर पर संघ में लोग पुस्तकों में या बहुत आलेखों में लिखते नहीं है, ऐसी देखा गया। तो ऐसा क्या कारण था कि आपने इसको लिखा? दूसरा, आपको इसके विषय में संघ से जो है और अपने सहयोगियों से, साथियों से, वरिष्ठों से कैसा फीडबैक मिला? तो ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जो संघ पर लिखने वाले लोग हैं, जो संघ के भीतर से लिखते हैं, खासकर जो स्वयंसेवक रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अगर आप वर्तमान सरसंघ चालक पर लिखते हैं या कुछ ऐसे विषयों पर लिखते हैं या ऐसे व्यक्तियों पर लिखते हैं जिन पर कि अमूमन नहीं लिखा जाता है, परंपरा नहीं है संघ में लिखने की, तो कैसा क्या जिसको आप कह सकते हैं कि सेफ गार्ड्स अपनाए जाने चाहिए, या हाउ इट शुड बी, बिकॉज इट्स अ डेलिकेट इशू। तो क्या क्या उनके लिए, तो ये एक नए लेखकों के लिए भी आपका एक गाइडेंस की तरह भी रहेगा? देखिए, एक तो मैं रहस्य बता दूंगा, जो भी किताब लिखता हूँ संघ के अधिकारियों से उसके ऊपर राय नहीं लेता हूँ। तो उसका कारण है कि संघ अधिकारी नेचुरली कई बातों में रोकेंगे। मुझे अनुभव है, क्योंकि मेरे चाचा जी ने संघ का काम विश्व में शुरू किया था कीनिया में, और प्रचारकों ने कहा कि भाई उनकी भी, उन्होंने कैसे काम किया, विश्व में कैसे काम शुरू हुआ, भारतीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू स्वयंसेवक संघ का इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अपने चाचा जी को बोलो इस पे लिखें। तो मैंने उनको बोलना शुरू किया, तो उन्होंने कुछ चैप्टर मुझे कुछ लेख लिखे भेजे, जिसमें अमुक शर्मा करके नाम लिखा था। मैंने कहा चाचा जी अमुक शर्मा कौन है? तो बोले मैं अपने नाम से तो लिख नहीं सकता, मैं लिखूंगा भी नहीं, संघ में माना नहीं जाता, तो मैं अपने नाम पे नहीं लिखूंगा। मैंने कहा ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति हार्ड मास का व्यक्ति था, ये व्यक्ति है और एक काम कर सकता है, ऐसे व्यक्ति है समाज में, ये जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक फिक्शनल लगेगा, तो मुझे फिक्शनल तो लिखना नहीं है। फिर मैंने, वो नहीं माने, फिर मैंने एक दो वरिष्ठ प्रचारकों से उनको कहलवाया, तो उन्होंने कहा तुमने मुझे फंसा दिया, अधिकारी से कहलवा दिया, मुझे करना पड़ेगा। फिर उन्होंने वहां से एक एक चैप्टर, कभी वो ऑडियो भेजते थे, कभी वो लिखकर भेजते थे, जिसको मैंने कंपाइल करके मेमोइर्स ऑफ ग्लोबल हिंदू लिखा। और वो लिखने के के अधिकारियों को बताया पुस्तक मैंने लिखी है। उसका अनावरण भी उस समय डॉक्टर मोहन जी भागवत नहीं किया था, क्योंकि उनको लगा कि अच्छा विषय है। एक तो ये, दूसरा ये जो पुस्तक है आरएसएस एवोल्यूशन जो पुस्तक है, ये पुस्तक संघ चालकों की जीवनी नहीं है। और अगर मैं संघ चालकों की जीवनी लिखता तो मैं सोचता कि मोहन जी अभी जीवित है, उनकी जीवनी लिखनी चाहिए क्या। एक मजेदार घटना है कि हमारे घर पे एक विशेष प्रोफेसर की मीटिंग थी और मोहन जी के साथ मीटिंग थी उस समय। तो लोगों को स्वाभाविक रहता है कि फोटो खींचे। तो एक ने कहा फोटो खींच रहा था, तो मोहन जी ने बोला क्यों खींच रहे हो हंसते हुए? कहा आपको पता मुस्कुरा के बात करते हो। तो बोला जी यादाश्त, ये एक मेमोरी रहेगी। बोले मैं तो जिंदा हूँ, मेमोरी की क्या आवश्यकता है। डर के मारे मैंने अपने घर में भी अपनी पत्नी के साथ भी मोहन जी की फोटो नहीं खींची। ये एक सिरा है। दूसरा सिरा कि अगर मैं संघ की इतिहास की बात करता हूँ, संघ की एवोल्यूशन की बात करता हूँ, तो 2009 से लेकर 2019 या 20 तक 10 साल के कालावशेष में जो एवोल्यूशन हुआ है सरसंघ चालक के आने के बाद,
उसका तो जिक्र मुझे करना पड़ेगा। और अगर मैं बाकी सरसंघचालकों की जीवनी के बारे में कुछ एक संक्षेप में लिखता हूँ, तो इनके बारे में संक्षेप में कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि उनकी जीवनी के बारे में बहुत संक्षेप लिखा मैंने उनके भाई साहब को बड़ी मुश्किल से रेफरेंस निकाल के फोन ऑन करके कुछ घर की जानकारी थोड़ी ली, और मैं जानता हूँ कि ज्यादा विषय नहीं करना चाहिए, इसलिए बहुत विषय नहीं किया। लेकिन बेसिकली एक व्यक्ति का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे बढ़ा व्यक्ति, उसकी जानकारी, सरसंघ चालक कैसे बनता है कोई व्यक्ति, इससे एक समझ। जैसे मैंने इस पुस्तक में लिखा है कि संघ के अंदर जो इवोल्यूशन होता है कार्यकर्ता का, जो कार्यकर्ता एक गठनायक से मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, संघ चालक, प्रांत कार्य वगैरह बनता जाता है, वो एक संघ का एक फिल्टरिंग प्रोसेस है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। कि आप बैठकों में जाते हो, 10 लोगों से बात करते हो, कंसेंसस बिल्ड करते हो, कंसेंसस बिल्ड करके विषय आगे लेकर जाते हो, सबको साथ में लेके चलते हो। ये करते 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 जो 10 लोग आपको देख रहे हैं, जो आपसे प्रेरित होते हैं, जो आगे और अधिकारी देखता है, आपका फीडबैक जाता है, उस प्रोसेस के अंदर जो व्यक्ति सीरियसली समय देकर काम कर रहा है, सबको साथ लेके चलता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है। यहाँ किसी की बपौती नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई किसका नाम नहीं कि चाचा है, भतीजा है, भाई है, कुछ नहीं चलता। तो यह जो एक प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, इस प्रोसेस में से रज्जू भैया उभर के आए बिल्कुल अचानक, जो नागपुर के बाहर के थे, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण भी नहीं थे, सब करते हुए, और इतनी तेजी से उनका एक बढ़ना हुआ। और मजेदार बात है कि रज्जू भैया के शिक्षक तृतीय वर्ष में सुदर्शन जी थे, और सुदर्शन जी उसके बाद सरसंघ चालक बने। तो ये जो प्रोसेस है, ये समझाने के लिए सरसंघ चालक कौन है, कहाँ से आते हैं, कैसे परिवार से आते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बताना आवश्यक था। वहां तक लेके मैंने मोहन जी के बारे में लिखा है, लेकिन बाकी विस्तारित जो बाकी लोगों के इसका नहीं किया, जीवनी नहीं है, एक रेफरेंस पॉइंट है। और अगर मैं संघ की एवोल्यूशन की बात करता हूँ, तो जो एवोल्यूशन इसके बाद में हुआ 2009 से लेकर, ये बताना अति आवश्यक था, क्योंकि उसके 2-3 ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। मैं विज्ञान भवन के भाषण की भी बात नहीं करूंगा, तो आपको 2 मैं टिपिकल एग्जांपल देता हूँ। एक तो मीडिया के अंदर संघ का रोल, और मीडिया के अंदर संघ का जो जाना है, आप देखेंगे मोहन जी के आने के बाद ज्यादा खुलकर हुआ। खुद मोहन जी इसी अवेलेबल है, कार्यकर्ताओं को छूट है, कार्यकर्ता टीवी पे जाके विषय रखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, बहुत कुछ। एक सोशल मीडिया और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर संघ का जो एक अंदर पैठ थी, वो बहुत बड़ी है। दूसरी बात, संघ हमेशा ऑन द, जिसको कह सकते हैं कि एनेक्डोटल बेस पे निर्णय लेते हैं। बैठकें होती हैं, 4 कार्यकर्ता बताते हैं, विषय नगर से शुरू होता है, प्रांत पर जाता है, प्रांत से केंद्र में जाता है, और विषय जुड़ते जुड़ते विषय कैसे लेना चाहिए आने वाले समय में, इस पर निर्णय होता है। इस काल के अंदर 2 ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एक नए प्रकार की सोच भी आई है। जैसे 17 लाख स्वयंसेवक, तरुण स्वयंसेवकों की सर्वे हुई थी इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर पूछा गया आपको क्या, आपको कौन से विषय में रुचि है, आप किस तरह की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। उसका कारण है कि संघ के अंदर लेटरल एंट्री स्वयंसेवकों की बहुत बड़ी है। पहले हम सब बचपन में शाखा में जाने लगे, करते करते कार्यकर्ता बने, और उसके नेचर प्रोसेस में कार्यकर्ता बने। लेकिन अब जो है लेटरल एंट्री है, कॉलेज से आते हैं, नौकरी करते हुए आते हैं, आईटी इंडस्ट्री से आते हैं, और संघ से जुड़ते हैं। अभी उनको ट्रेनिंग तो नहीं है, पर काम करना चाहते हैं। तो जो संघ का एक टिपिकल बोरिंग शाखा का काम है, उसमें शायद ना कर पाए, तो काम तो करना, उनको क्या काम करेंगे। तो सर्वे हुआ जिसके अंदर 17 लाख तरुणों ने भाग लिया और बताया कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड है। वो डेटा बना, उसके ऊपर काम हो रहा है, और ये भी कहा गया कि जो जिस काम में इंटरेस्टेड है उसको हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। संघ के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग देने की प्रथा आज तक कभी थी नहीं। ये ट्रेनिंग की प्रथा अब शुरू होने की बारी है कि भैया जल्दी में जल्दी कोई ग्रामोत्थान करना चाहता है तो उसको ग्रामोत्थान की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ग्राम का विषय क्या पता होना चाहिए। इसी प्रकार वो शिक्षण क्षेत्र में जाता है, उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये सारा एक अलग प्रोसेस चलाने का प्रयत्न है, जो कि स्वयंसेवक की जानकारी जानकर उसको विषय समझाना है, उसको काम में डालना है। एक शॉर्टकट मैं कह सकता हूँ कार्य काम में डालने का लोगों को, जो अब तक नहीं था। दूसरा, 43,000 महिलाओं का सर्वे हुआ, जो राष्ट्र सेविका समिति, स्त्री शक्ति और कुछ संगठनों ने किया। उसका महत्व जानते हैं, उसका जो रिलीज फंक्शन किया वो मोहन जी भागवत ने किया, और उसके अंदर उन्होंने सर्वे केवल देखा नहीं, एनालाइज नहीं किया, उसको सरकार को दिया कि आप महिला कल्याण के लिए काम करते हैं तो सर्वे बड़ा उपयोगी हो सकता है, इसका उपयोग आप करें। सरकार ने स्वीकार किया, इसका उपयोग करेंगे हम। और साइंटिफिक सर्वे है, उसके अंदर कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है। और उस सर्वे के आधार पे मोहन जी ने जब बताते समय क्या कहा कि महिला को आप कोई उपकार मत करिए, महिलाओं को हम छूट दे रहे हैं ऐसा मत मानिए, महिलाओं को गाइड मत करिए, महिलाओं को जो करती है उनको करने दीजिए, वो निर्णय लेंगे क्या करना और उत्तम करेंगी, ये पक्की बात है। तो एक महिलाओं को बराबरी का स्थान देने का एक बहुत एक अच्छा शब्द प्रयोग मोहन जी ने उस समय किया, और ये भी ध्यान में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो काम करना है, काम की दिशा, ये
एक डेटा के बेस पे एनालिसिस करके भी एक प्रयत्न किया गया, ट्रेनिंग के लिए नए सिरे से प्रयत्न किए गए। ये दो चीजें मैं आपको इंडिकेट कर सकता हूँ कि अगर 2025 तक हर गांव में शाखा चलानी है तो एक मैसिव जो ग्रोथ है उसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए एक नई सोच भी इस काल में आई है। इसके कारण एवोल्यूशन के अंदर बताना आवश्यक था, इसलिए मोहन जी के बारे में भी लिखा। हालांकि हो सकता है मोहन जी को पसंद ना आया, हो सकता है वो सोचे कि इसने क्या लिखा, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि एज ए इतिहासकार, एज ए डॉक्यूमेंटेशन पर्सन, आई शुड पुट इट डाउन एंड आई पुट इट डाउन। एक आपकी चूंकि पुस्तक का जो टाइटल है वो एवोल्यूशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू मूवमेंट, कि यानी कब संगठन से एक जिसको आप कह सकते हैं कि आंदोलन, तो मुझे लगता है कि ठीक शब्द नहीं होगा, मूवमेंट एक लगभग जो है एक जन आंदोलन हम जिसे कह सकते हैं कि उसके अंदर एक परिवर्तन हो गया। तो वो क्या डिफाइनिंग मूवमेंट्स आपको लगती हैं दो तीन, जब जिसमें कि इन इवोल्यूशंस का रिफ्लेक्शन है और जो आपकी पुस्तक में जिनके बारे में चर्चा है? देखिए, अगर मोटे मोटे तौर पर देखा गया तो कुछ अगर हम फेज में बांटे संघ के काम को, तो 1925 से 1940 डॉक्टर जी का काल, जिस समय एक छोटी सी शाखा जिसके अंदर 14-15 किशोर वय के लोग, जिसके अंदर बाला साहब देरस भी थे, मोरोपंत पिंगड़े भी, जैसे बड़े बड़े कार्यकर्ता उसके अंदर आगे जाके बने, सभी वो डॉक्टर जी की शाखा के प्रोडक्ट थे। तो 1940 तक डॉक्टर जी ने प्योर रूप से शाखा का विस्तार करने के लिए जी जान से प्रयत्न किया, और भारत के हर कोने में, हर प्रांत में, प्रोविंस के अंदर शाखा लगने लगी। बड़ी स्तर पे नहीं लगने लगी, भारत भर में शाखा फैल गई। और उनकी मृत्यु के पहले जो तिथि वर्ष नागपुर में हुआ था, उसके अंदर डॉक्टर जी ने सबको देख के संतोष से कहा, मृत्यु शैया पे थे ऑलरेडी, कि मैं आज एक अखंड भारत का छोटा स्वरूप अपने सामने देख रहा हूँ। ये उनकी देन थी। हालांकि वो चाहते थे कि इतना मजबूत हो जाए कि वर्ल्ड वॉर होने तक इतना मजबूत हो कि हम उस समय फोर्सफुली रेवोल्यूशन करके हम सत्ता अपने हाथ में ले सकें, इसीलिए संगठित समाज और सशस्त्र समाज होना चाहिए, उस प्रकार की ट्रेनिंग उन्होंने सबको दी थी। तो पहला फेज था जिसके अंदर एक संघ का बीज जो था एक पौधे के रूप में खड़ा हो गया था, प्योरली संघ की शाखा के द्वारा। 1940 के में गुरुजी आए। गुरुजी को पता था कि डॉक्टर जी का हमने स्वप्न किया था, चाहते थे कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो, और अंग्रेज जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 के समय कमजोर हुए, उस समय उसका फायदा उठाया जाए भारत के संघर्ष के लिए। भारत की प्रतिज्ञा जो थी उस समय संघ की, उसके अंदर था कि हिंदू राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए मैं काम कर रहा हूँ और अपना आजीवन मैं काम करता रहूंगा, ऐसा वाक्य था, जो बाद में 1947 के बाद बदल के हिंदू राष्ट्र की उन्नति के लिए करूंगा, ऐसा विषय आया। तो वह आजादी के लिए ही शपथ थी, आजादी के लिए ही काम था, ये स्पष्ट था। तो 1940 से लेकर 46 तक बहुत तेजी से संघ का काम बढ़ा, सैकड़ों की तादाद में प्रचारक निकले, और खासकर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में तो आप उसी इलाके से, आपको पता ही होगा, पंजाब में और सिंध में जबरदस्त काम का ग्रोथ हुआ, और प्रचारक बड़ी बड़ी मात्रा में निकले। पंजाब, एकमात्र पंजाब से कुछ 150 प्रचारक निकले एक साल में। तो वो एक हाई ग्रोथ का समय था, जो बहुत उत्साह वाला तरुणों का एक काम था। ये 1946 तक चला। 1946 के बाद में पार्टीशन के एक बहुत बड़े बादल अपने ऊपर छाने लगे। तो उस समय से संघर्ष का मार्ग शुरू हुआ, जिसके अंदर संघ के स्वयंसेवकों ने 1947 के बाद लगातार संघर्ष किया। मैं 1946-47 इसलिए गिनता हूँ को ऐसा काल था जिस समय संघ का काम था भी और सारे खतरे दिख भी रहे थे। यहाँ तक कि 1947 की जुलाई के अंदर संघ शिक्षा और जल्दी समाप्त किया गया और कहा गया तुरंत अपने अपने केंद्रों में जाओ काम करो, और जो करना है समाज को बचाने के लिए करो। ये उस समय जून जुलाई की बात है। और उसी समय वहां के गुरुद्वारा में, मस्ताना गुरुद्वारा में, वहां पर डॉक्टर जी को सरोपा सौंपा गया था कि आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं। वो सब इसके अंदर जिक्र है। लेकिन उस समय का जो काम था 47 था, संघ का हाई ग्रोथ काम था। गुरुजी को सरोपा सौंपा गुरुजी के समय, हाँ जी। तो ये पुस्तक में उसका है जिक्र। और उसके बाद में जो 47 में जब एक पार्टीशन हुआ और वायलेंस, उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने जो त्याग और बलिदान के साथ में जान की बाजी लगाकर अपनी जान दी, परिवार खोए, अपना व्यवसाय खोया, वो 1947 तक वो संघर्ष का काल चला। और बाद में धीरे धीरे कांग्रेस की छाया आने लग गई और फिर संघ का काम बढ़ रहा था, लेकिन रोकने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन संघ का काम बढ़ रहा था। तो गांधी जी की हत्या क्या एक दुरुपयोग करके संघ जो बंदी लगाई, तो 1948 से लेकर एक ग्रहण लगा संघ के काम को, 1949 तक 1.5 साल, जिस समय संघ लगातार संघर्ष करता रहा, सत्याग्रह किया, फिर परिवारों का ध्वंस हुआ, नौकरियां गई और बिजनेस ध्वस्त हुए, और कई प्रकार के बदले कांग्रेस के लोगों ने लिए, जिसका इतिहास अपने आप में बहुत दुखद है। पूना सांगली बेल्ट के अंदर चितपान ब्राह्मणों के ऊपर हमले किए गए, घर चला गए, लोग मारे गए,
क्योंकि गोडसे चितपावन था, संघ के ऊपर हमले किए गए। यहाँ तक कि बहुत बड़े भालजी भंडारकर बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उनका पूरा स्टूडियो खाक कर दिया गया कोल्हापुर के अंदर। और उन्होंने कहा केवल इतना कि चलो नई शुरुआत करूंगा। तो ये काल था 1947-48 से लेकर 1949 जुलाई तक, जबकि संघ का काम बिल्कुल ठप हुआ और संघर्ष के अंदर बहुत एक सेटबैक हुआ। फिर 1949-50 से लेकर जो संघ का काम शुरू हुआ, लगातार 1973-74 तब तक गुरुजी थे। उस समय तक संघ का केवल संघ का काम नहीं बढ़ा, तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद तो बैन की देन थी बाय द वे। बैन के दौरान संघ नहीं तो क्या करना था उन्होंने, तो वेद नंदा जी वगैरह ने मिलके यूएसए में आजकल उन्होंने एक कॉलेज में एकत्रीकरण शुरू किया, जिसको आगे दत्तोपंत ठेंगड़ी को सौंपा गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनी, वनवासी कल्याण आश्रम। इस प्रकार के जितने सारे नए नए संगठन खड़े हुए, सारे गुरुजी के उस काल में खड़े हुए। और इसके अंदर मैंने वो भी जिक्र किया कि उसी काल के अंदर एक बहुत संदेह का काल भी था, जिसके अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता, खासकर महाराष्ट्र के, जिनको लगा कि ये काम करने का समय रहा नहीं, राजनीति में उतारना चाहिए। किसी को लगा कि अभी हमने केवल सेवा कार्य करना चाहिए, समाज में काम करना चाहिए। उस सब के अंदर गुरुजी ने कहा तुम कुछ भी करो, मैं तो संघ की शाखा चलाऊंगा। और वो शाखा का काम 1950 से 73-74 तक लगातार बढ़ता रहा। और जिसको हम कह सकते हैं जो अंकुर डॉक्टर जी के समय था, पूरा एक बड़ा एक बरगद का पेड़ बना, जो लगभग समाज के हर क्षेत्र में पहुंच चुका था और हर क्षेत्र में काम हो रहा था। 1973 में उनका देहावसान होता है, बाला साहेब देवरस आते हैं, और उसके बाद में एक नया आयाम मिलता है जो पहले था सामाजिक समरसता का और सेवा का। सेवा जो कि होती थी, लेकिन वो संघ के ऑफिशियल सिलेबस में कहें या ऑफिशियल स्ट्रक्चर में नहीं थी। उसको ऑफिशियल स्ट्रक्चर में सेवा कार्य को जोड़ना, संघ की शाखा से बाला साहेब देवरस को ऑफिशियली उसका भाग बनाया, जिसके कारण सेवा कार्य शाखा की काम के भाग हो गए। और सेवा कार्य को जोड़ने का काम प्लस एक जो उन्होंने उस समय भाषण दिया था, वसंत व्याख्यान वाला पुणे में, ऐतिहासिक भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जातिवाद बुरा नहीं है, अस्पृश्यता बुरी नहीं है, दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, उस मस्ट बी थ्रोन लॉक स्टॉक एंड बैरल। ऐसा उन्होंने लिंकन का वाक्य दोबारा उद्धृत किया था। और उसके बाद में जो गुरुजी ने विश्व हिंदू परिषद के समय सामाजिक असमता, जातिवाद के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद को खड़ा किया, और हिंदू न पतितो भवेत और हिंदू सहोदरा, ये जो वाक्य दिया, और शंकराचार्य से मनवाया। ये किसी को ध्यान में नहीं आता कि हिंदू समाज के शंकराचार्य जो सब वर्ण व्यवस्था को मानते थे और ऊंच नीच को भी मानते थे, ऐसे मानते जो अलग अलग अपने लेवल की कुर्सियां लगाते थे, उन सबको एक लेवल पर बिठा के ये बात कहलवाना, ये गुरु जी का हिंदू समाज के सुधार में सबसे बड़ा योगदान था। और इसको बहुत बड़ा इवोल्यूशन स्टेप मानता हूँ। और ये हजारों साल में पहली बार सैकड़ों संप्रदाय के लोग एक स्टेज पर आकर बैठे थे। उस विषय को आगे बढ़ाया बाला साहेब देवरस ने, और उन्होंने सामाजिक समरसता को बिल्कुल नए सिरे से, रिजर्वेशन जब पॉलिसी आई उस समय, जो ये कमंडल मंडल सब चला, उस समय जब रिजर्वेशन का बहुत झगड़ा चला, उस समय मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, ये इसके विरुद्ध बहुत बड़े दंगे फसाद हुए, एजिटेशन चले, डटकर खड़े रहे बाला साहेब देवरस, और उन्होंने कहा नाम बदलेगा और रिजर्वेशन पॉलिसी एक एक स्वयंसेवक को समझाएगी क्यों आवश्यक है और क्यों इसकी क्या आवश्यकता है। तो एक बड़ा कदम था। तीसरा कदम था कि संघ पॉलिटिक्स में जरूरत पड़े तो उतरेगा, ये बाला साहेब देवरस ने ओपनली पहली बार कहा। गुरुजी को पॉलिटिक्स में खास इंटरेस्ट नहीं था, जनसंघ बना, उसको कार्यकर्ता देने के लिए सब तरुणों ने कहा, उन्होंने कार्यकर्ता दे दिए, पूछता था तो बताते थे, इससे भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पॉलिटिक्स में जरूरत पड़ी तो उतरेंगे, हम भी यहीं के समाज के अंग हैं, हमें भी कष्ट होता है करप्शन का, ये कहकर उन्होंने जन आंदोलन के अंदर, नवनिर्माण जो आंदोलन था उसके अंदर भाग लिया। और उसके अंदर बाद में पूरा भाग लिया। उसके बाद इमरजेंसी आई, इमरजेंसी का संघर्ष किया। उस समय एक ओवरग्राउंड मूवमेंट, अंडरग्राउंड मूवमेंट कैसे चला सकती है, अगर आप अनुशासित है, कोई भी काम कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण संघ ने रखा। उसके बाद अगर आते हैं तो यहाँ तक तो हम एक बार समाज में फैलने लगे, यानी तब तक संघ समाज से बहुत जुड़ा हुआ नहीं था। समाज के अंदर वो एक दीवार थी, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी, आइडियोलॉजिकल अनटचेबिलिटी, वो इमरजेंसी में टूटी और सारी पार्टियों के साथ संबंध बने। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप तो था, आउटवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बाला साहेब देवरस के समय बना। फिर मीनाक्षीपुरम में घटना हुई जिसके अंदर 1000 परिवार एक साथ मुसलमान बने और सारा हिंदू समाज एकदम दहल गया। उस समय एकात्मता यात्रा निकली थी जिसके अंदर 5 बड़ी यात्राएं और कुछ 200-300 छोटी यात्राएं निकली थी, जिसके अंदर 8 से 10 करोड़ हिंदू जुड़े।
8 से 10 करोड़ जुड़े, मतलब मान लीजिए कि उस समय हम कह सकते हैं कि जो जो संघ का स्वरूप जो केवल शाखा तक सीमित था और जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशन सडनली एक मास मूवमेंट की तरफ बढ़ने लगा। 8-10 करोड़ जोड़ना इज अ ह्यूज सक्सेस। और मैं छोटी घटनाएं उनकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, विवेकानंद केंद्र वगैरह बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े जो आपने कहा मूवमेंट तक कैसे गए, तो वहां से वो शुरू हो गया कि अभी समाज और संघ के अंदर का जो गैप था कम होने लगा। जो डॉक्टर जी ने कहा था कि संघ समाज के अंदर संगठन नहीं, संघ समाज का संगठन है, उसका व्यापक स्वरूप तब दिखने लगा। फिर राम जन्मभूमि आई 1985 में, और वहां से लेकर मैं मानता हूँ कि संघ का मास मूवमेंट बनने का प्रोसेस शुरू हुआ। और अब जाके क्यों बढ़ गया उसके बाद में, जब तक मोहन जी आए, और मोहन जी के समय में जो बढ़ रहा है कि आज कोई भी व्यक्ति संघ से जुड़ सकता है, संघ में एक शाखा में आए बिना जुड़ सकता है, खुद को संघी बोल सकता है, और संघ कोई भी संघ से जुड़ सकता है, संघ के काम में हिस्सा ले सकता है। जो सैकड़ों संस्थाएं खड़ी हैं, 38 ऑल इंडिया संस्थाएं हैं, बाकी हजारों संस्थाएं अलग अलग स्तर पे हैं। आज जब आप कोविड का अगर आप देखेंगे तो कोविड के अंदर संघ की संस्थाओं में मुझे सहयोग करना है, संघ की संस्थाओं के द्वारा मुझे काम करना है, ऐसे कहने वाले रोटरी वाले, लायन वाले, कई तरह के ट्रस्ट, सब संघ के साथ काम कर रहे हैं। तो संघ और समाज की दूरी पूरी समाप्त। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि नाउ इट इज अ मूवमेंट जिसके अंदर हिंदू समाज एक प्रवाह में चल रहा है, संघ के साथ, संघ के बाहर, संघ के द्वारा। और उसका एक और उदाहरण जो मैं दिया करता हूँ कि पहले संघ का डिफेंस करने वाला केवल संघ के थे, बाहर कोई नहीं था। आज जब संघ के ऊपर सफरन टेरर की किसी ने गोली चलाई, किसी और व्यक्ति ने राजनीतिक बयान दिया, तो संघ नहीं, संघ के बाहर, संघ की शाखा में न जाने वाले उसका डिफेंस करते हैं, कभी कोई क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो हिंदुत्व की बात संघ के बाहर करने वाले बहुत बड़ी संख्या में जो खड़े हुए, ये भी एक उसी मूवमेंट का हिस्सा है। एक अंतिम सवाल ये देखिए आजकल क्या हो रहा है, खासकर 2014 के बाद से, जब से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई, भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, और उसके बाद फिर 2014 के बाद रिपीट भी हुई सरकार। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि बीजेपी एक तरीके से आइडियोलॉजिकल मेंटी है, उनको माना जाता है उससे संघ का। तो अचानक बहुत सारी किताबें संघ पर आने लगी और बाहर के काफी सारे लोग जो है संघ पर किताबें लिखने लगे। तो मैं इसमें से देखिए कुछ लोग तो जो, चूंकि हमारी भी जो संघ में संक्षेपों से भी बात होती है, लेखकों से भी बात होती है, तो कुछ लोगों को तो ये माना जा रहा है कि ये बैकडोर एंट्री पावर कॉरिडोर्स में, तो उसके लिए वो अपने आप को अचानक जो है वो वामपंथ से सीधा जो है राष्ट्रीय विचारधारा की ओर अपने आप को उस रंग में रंग रहे हैं जो है। और चूंकि संघ में सभी लोग स्वीकार किए जाते हैं तो इसलिए स्वीकार्यता सभी की है संघ में। तो लेकिन एक पाठक के तौर पर, एक चूंकि आपकी तो संघ के विषय में बहुत अच्छी नॉलेज है और आप तो खुद पुस्तकें लिख रहे हैं, तो आप जब कोई किताब पढ़ेंगे या उठाएंगे तो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है संघ के बारे में जो है। तो और कई लोग जो अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं अपनी बाहर, और जो विजिबल फेसेस हैं, कुछ मीडिया में से भी ऐसे फेसेस जिन्होंने किताबें लिख दी हैं, अगर एक आम पाठक संघ के बारे में जानना चाहता है तो वो कैसे इस बात को तय करे कि ये व्यक्ति जो है ये किताब ऑथेंटिक है और ये किताब ऑथेंटिक नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे टिप्स आप दे सकें। तो क्योंकि एक समस्या ये भी हो रही है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन बहुत सारी जो है वो कन्वे हो रही है, और होता ये है कि बिटवीन द लाइंस ऊपर के जो है पहले के 6 पृष्ठ जो है वो बड़े पॉजिटिव और फैक्चुअल संघ के बारे में लिखे होते हैं, फिर बीच के अंदर जो है वो बाकी की शुरू हो जाती है कहानी, कथा कहानी, और अंत में जाके जो है फिर उसका जो है वो कर दिया जाता है। और अमूमन जो है लोगों के पास बहुत ज्यादा पढ़ने का आजकल समय होता नहीं है, और नॉन फिक्शन में खासकर। तो लेकिन फिर भी चूंकि संघ में लोगों की बहुत बड़ी रुचि है और सब, जैसे मैं आपको अगर व्यक्तिगत रूप से एक चीज कहूं कि जैसे एंडरसन और दामले की जो पुस्तक है, जिसको कि लोग बड़ा ऑथेंटिक और वो मानते हैं, जो अभी लेटेस्ट पुस्तक उनकी आई, मुझे उस पुस्तक को पढ़ के ये लगा कि ये बीजेपी के पर्सपेक्टिव से संघ पर लिखी गई पुस्तक है। इंटेंशन सही हो सकती है, पर कहीं ग्रास्पिंग में जो है वो दिक्कत वाली बात थी। लेकिन क्या है कि उस किताब का कैनवस इतना बड़ा है और उसमें इतनी इन डेप्थ रिसर्च दिखती है और नाम इतने बड़े हैं कि लोग ओवरऑड हो जाते हैं कि एंडरसन और दामले की किताब है तो फिर तो ये मतलब इट इज जस्ट लाइक भगवत गीता ऑफ एक अमेरिकन है तो नेचुरली, एक गोरा है तो नेचुरली एक आकर्षण हाँ होता है कि जी 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 बिल्कुल। तो
और जबकि मतलब मेरी एंडरसन जो है उनसे मेरे अच्छा व्यक्तिगत परिचय भी है, चर्चा भी होती रहती है सब, बट उसके बावजूद मैंने उन्हें भी ये बात शेयर की थी। तो मुझे आप ये बताइए कि बतौर एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल, बतौर एक लेखक, बतौर एक पाठक, हमारे दर्शकों को जो है आप कुछ टिप्स दें इस चीज के विषय में कि कैसे वो संघ के विषय में कोई किताब पिक करें। देखिए अरुण जी, आपने जो किताब लिखी है सैफरन सर, जिसको मैंने भी रेफर किया अपनी किताब के अंदर, क्योंकि वो अच्छा सोर्स है, और आप और भी किताबें लिख चुके हैं। आप देखेंगे मेरी किताबें, आपकी किताबें, हमारी किताबों के अंदर पॉलिटिक्स का रेफरेंस पॉइंट बहुत कम है। जहाँ अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, वहीं पॉलिटिक्स का रेफरेंस है, क्योंकि संघ का काम पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है। गुरु जी का बार बार आग्रह होता था कि प्रजातंत्र के अंदर सरकार के ऊपर, राजनीति पर डिपेंड करके आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे आयाम है, सभी आयाम है, समाज को खुद काम करना पड़ेगा तभी उन्नति होगी। उसके अंदर ये केवल एक भाग है। पॉलिटिक्स इज नॉट वेयर विद ऑल ऑफ द सोशल इश्यूज नॉर डेवलपमेंट। ये मानते हुए जब हम संघ पे लिखते हैं तो वी मे लुक अ लिटिल बोरिंग, बिकॉज वी डोंट पुट द चना मसाला ऑफ तड़का ऑफ पॉलिटिक्स। अनफॉर्चुनेटली जो बाहर से देखते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको संघ को जिन्होंने करीब से देखा ही नहीं, समझा नहीं, वो चार लोगों से चर्चा करते हैं, अपना इंप्रेशन बनाते हैं और उसके बारे में लिख डालते हैं। उनका प्राइम मोटिव तो पॉलिटिक्स ही है। एक बायोग्राफी आई थी शायद पिछले साल है, उससे पहले मोहन राव भागवत जी की, द मैन हु, मुझे ना पूरा याद नहीं है, तो जी मुझे जी। प्रिंटर ने भेजी, बाई चांस प्रिंटर जो था मित्र था, तो मैंने पढ़ा, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इसमें कहीं भी मोहन जी को तो मिला ही नहीं है वो। So he wrote a tome about Mohanji without even meeting him once. And it is said, and somebody told sources, etc. सारा sources और it is said, उसका कोई भी authenticity नहीं। तो मैंने जब कहा तो एक कार्यकर्ता ने कहा फिर इसका क्रिटिक लिखो, मैंने क्रिटिक लिखा उसका पे। इसी प्रकार से एंडरसन और तामले तो बहुत हिंदुत्ववादी हैं और संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं, आज भी अपने को स्वयंसेवक मानते हैं, और उनका इसके अंदर कोलैबोरेशन है। लेकिन तामले जी से पूछेंगे तो वो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फर्क नहीं करेंगे, वो इसको संघर्ष का रूप नहीं मानेंगे। एंडरसन अपने हिसाब से वो इंटरप्रेट करते हैं कि आगे जाके हिंदुत्व और हिंदुइज्म के अंदर संघर्ष होगा। अभी वो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू से भारत को देख रहे हैं, वेस्टर्न व्यू से संघ को देख रहे हैं, और इतनी बातचीत होने के बाद भी अगर आपका रेफरेंस पॉइंट पॉलिटिक्स ही रहता है, देयर इज अ प्रॉब्लम। और भी जो किताबें आई आप देखेंगे उसके अंदर ऑथेंटिक है कि नहीं, इसका पहली निशानी, अगर आप बात कर रहे हैं समाज की, बात कर रहे हैं संघ की, तो उसके अंदर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स के आधार पर संघ नहीं चलता। लोग कहते हैं इन द लाइट ऑफ कमिंग इलेक्शन देयर इज अ मीटिंग ऑफ संघ एंड सो मेनी लीडर्स आर कमिंग टुगेदर टू डिस्कस दिस, जबकि संघ की बैठकें 6-6 महीने, 1-1 साल पहले डिसाइड होती हैं, खासकर अखिल भारतीय। तो निश्चित रूप से उसको डिसाइड करने में ना तो कोई इलेक्शन का काम होता है, ना किसी मोदी जी के बयान का काम होता है, ना योगी जी के बयान का काम होता है। वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने तरीके से उनके शेड्यूल बनते हैं, अपने तरीके से बैठकें होती हैं। आप बैठकों में जा चुके, संघ की बैठक के अंदर बीजेपी का नाम कदाचित ही निकलता है, अनलेस इट इज समन्वय बैठक। मैं तो समझो, मैं मानता हूँ कि संघाई मेरी 55 साल कम से कम है। जब से मैंने संघ समझना शुरू किया, कुछ ध्यान में मेरे होश में था, जाना तो उससे पहले शुरू किया था। मैंने इतने सालों की बैठक में संघ रेफरेंस पॉइंट हार्डली कभी सुना। समन्वय बैठक के अंदर भी सभी लोग अपना विषय रखते हैं, उसे बीजेपी वाला आता है, वो विषय रखता है, बात खत्म हो गई। कोई आउट ऑफ वे जाके उसको अधिक समय देता है ऐसा नहीं। हाँ, कभी किसी को मन में रोष होगा तो बोलेगा मेरा ये काम नहीं हुआ वगैरह वगैरह, बीजेपी ने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं वगैरह, ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली सौहार्दपूर्ण वातावरण से वो हम क्या कर रहे हैं बताते हैं, विश्व हिंदू परिषद बताता है। तो पॉलिटिक्स केवल एक, कई राष्ट्रीय आयाम है, एक आयाम है। ये जो समझेगा वो संघ के बारे में जब लिखेगा तो सारा विषय वही नहीं घूमा। अभी एक पुस्तक है जिसके अंदर रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व के अंदर ऐसा कहा गया कि नया रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, अभी दलितों को नया स्थान मिला है। भाई साहब, दलितों को इस स्थान पर लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले कई दशकों से काम कर रहा है, और ये आज का नहीं है। ये संघर्ष शुरू हुआ था 1925 से, डॉक्टर जी के आगमन से ऑनवर्ड, क्योंकि समाज के अंदर असमानता है, समाज के अंदर जातिवाद नहीं होनी चाहिए, अछूत अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, इसके विरुद्ध संघर्ष डॉक्टर जी के समय से शुरू हो गया था। और जो जैसे मैंने कहा, गुरु जी का इतना बड़ा योगदान, जिसके अंदर सभी संतों ने एक साथ कहा हाँ अस्पृश्यता ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लेकर जो प्रवास चला उसके अंदर गुणों के ऊपर धीरे 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 वो समाज आगे बढ़ा। और अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी के अंदर सबसे अधिक संख्या में SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट बीजेपी में जीत के आते हैं। लेकिन चित्र है कि वो बनिया पार्टी है, ब्राह्मण पार्टी है। तो ये इश्यू है नैरेटिव बनाने का,
और जो अपना इमेज बीजेपी में चमकाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं मैं बदल गया हूँ, मैं साथ में हूँ, वो लिख सकते हैं, वो पॉलिटिक्स छोड़ के भी शायद लिखें, लेकिन क्योंकि संघ की शाखा में अभी गए नहीं, संघ की बैठकें कभी अटेंड की नहीं, संघ के कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी छोड़कर अगर चर्चा नहीं की, और मैं आपके यहाँ आता हूँ बीजेपी का संघ का यहीं से विषय शुरू करता हूँ, तो नेचुरली वो जो दायरा है चर्चा का वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा, तो लेखन भी वही आएगा। लेकिन अगर आपसे वो खुल के अन्य विषयों की बात करेंगे तब उनको समझ आएगा कि संघ की डेप्थ क्या है, संघ की एक्सपांस क्या है, उसके अंदर ये भी एक विषय है। तो उस प्रकार से राजनीतिक कलर से किताबें लिखना बड़ा आसान है, इट इज सेड बाय द सोर्सेस फलाना ढींगना करके आप 200-300 की पेज की किताब लिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संघों को फिर आप समझ नहीं पाते। तो अगर उस संघ को समझना है तो संघ के अंदर रहा हो व्यक्ति, जबकि मैंने जब ये किताब पहले लिखी थी सीक्रेट ऑफ आरएसएस, तो मैंने स्पष्ट लिखा था कि मैं पिछले कई सालों से संघ के काम में नहीं हूँ, मैं संघ के दैनिक काम में नहीं था, उस समय ऑलरेडी कुछ 10-15 साल हो गए थे, तो मैं एम लुकिंग एट संघ एज एन आउटसाइडर, तो आई एम एन इनसाइडर। तो अपने आप को संघ के से दूर रखते हुए भी संघ को ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखना वो काफी हद तक संभव है, पूरा संभव नहीं है लेकिन काफी हद तक संभव है। वही कोशिश मैंने हर किताब में की, जो भी किताब मैंने लिखी कि थोड़ा तटस्थ रहकर अपने आप को बाहर रख के संगठन से मैं बात करूं और लिखूं। वो दूरी जो अन्य किताबें ले उसकी दूरी तो पहले ही है, वो 4 लोगों को मिलकर बताते हैं कि मेरी नजदीकी आ गई। तो जो ऑथेंटिसिटी है, जो ओवर स्ट्रेस ऑफ कास्टिज्म एंड पॉलिटिक्स, उसके चश्मे से संघ को जो देखता है, वो संघ के बारे में कितना ऑथेंटिक है पाठक पढ़ने के बाद उसको ध्यान में आएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसी किताबें ना लिखी जाए, लेकिन अगर आप संघ को जानना है तो पॉलिटिकल कलर से देखेंगे तो संघ के लिए भी एक तरह से ये अन्याय होगा और पाठक के ऊपर भी अन्याय होगा। अगर किसी को लिखना है ऐसा तो उसको कम से कम 1 साल उस संघ की शाखाओं में जाना पड़ेगा, बैठकों में जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से प्योरली संघ के विषय में बात करनी पड़ेगी, विश्व हिंदू परिषद में जाके राम मंदिर को छोड़ के 4 विषय में बात करनी पड़ेगी, भारतीय मजदूर जाके संघ जाके समझना पड़ेगा। तब वो कह सकता है कि हाँ मैं अब संघ के बारे में जो लिख रहा हूँ, मैं सब सोची समझी न्यूट्रल तरीके से बात की, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तब वो सही होगा। बाकी बाजार खुला हुआ है, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, संघ के कंधे पर बैठ के संघ को जो संघ का विषय ले लेके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो संघों को क्रिटिसाइज करके और चल रहे हैं, वो छूट है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म अगर वैलिड है और क्रिटिसिज्म को ऑब्जेक्टिवली आप प्रेजेंट करते हो तो उसकी बहुत वैल्यू है। लेकिन कहीं सुनी बातों पे दो सुदर्शन जी मृत्यु काल में थे तो मस्जिद जाना चाहते थे, क्यों जाना चाहते थे? अरे भैया मृत्यु का जो अल्जाइमर डिजीज होती है उसके अंदर व्यक्ति क्या क्या करता है, ऐसी कल्पना जिसके घर में अल्जाइमर हो चुका है, मेरे घर में हो चुका है, मेरे पड़ोस में हो चुका है, तो मैं जानता हूँ। मैं अपने मित्र के पिताजी को रास्ते में लहूलुहान इधर उधर भटकते हुए देखा, मैं स्कूटर पे था, मैंने तुरंत बिठाया, बोले कोई ऑटो वाला मार के, कुछ याद नहीं था कहाँ जाना है, उनको घर पे ले गया, घर के अंदर हाहाकार मच गया। तो जिसको ये पता है ऐसी बात नहीं करेगा। और अगर जो व्यक्ति एक विद्वान जो होता है, अगर पूर्व पक्ष करता है, अगर इस्लाम की बात करेगा तो इस्लाम को सही ढंग से रखेगा। ओशो को किसी ने पूछा कि जब तुम बात करते हो जैनियों की, तो जैनियों की बहुत बहुत बढ़ाई करते हो आप, बौद्ध की बात करते हो बुद्ध की बड़ी बढ़ाई करते हो, गीता की बात करते हो गीता की बढ़ाई, हम क्या करें? तो उसने कहा जो विषय मैं बताऊंगा वो मैं अच्छी तरह समझाऊंगा, उसके बाद आपको निर्णय करना है कि आपको किस मार्ग पे जाना है। तो इसलिए वो सुदर्शन जी इस्लाम के बारे में बोलते थे तो इस्लाम को पूरे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बोलते थे, क्रिश्चियनिटी को पूरे ऑब्जेक्टिव तरीके से स्कॉलर प्रेजेंट करते थे, लेकिन उनके हिंदुत्व में कहीं कोई डायल्यूशन नहीं था। तो जब इस तरह से कोई विषय रखता है तो उसको उसी रेफरेंस से देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि आपको हर पुस्तक निष्पक्ष ढंग से पढ़नी है। अगर आपको मार्क्सिस्ट का करना है क्रिटिसिज्म तो कोई अरुंधति को पढ़ के नहीं कर सकते, आपको दास कैपिटल पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कैपिटलिज्म की अगर आपको क्रिटिक करनी है, आपको एन एंड पढ़नी ही पड़ेगी, आपको इतनी आउटलैंडिश लगे। तो ये अगर स्पष्टता है कि जो विषय जानते हैं उस विषय को पहले गहराई से समझें फिर लिखें। मुझे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पुस्तक लिखने के पहले मैंने 4 साल रिसर्च की थी अपनी पीएचडी के लिए। उसके बाद में वो जब मैंने सोचा इसको पब्लिश करना है तो पब्लिशर ने बोला है तो पढ़ने लायक एकेडमिक है, पढ़ने लायक है नहीं, इसको कुछ क्या करो। उसको नया रूप देने के लिए 6 महीने मुझे और समय लगा। जब एक स्पार्क किसी दोस्त ने दिया तब जाके किताब दोबारा 6 महीने में रीराइट की। अब ऐसा आप करेंगे तो आपका जो भी आपका विषय रखना है विषय की गहराई आएगी, वरना इंस्टेंट पकौड़े तो बिकते हैं बाजार के अंदर, तो तले पकौड़े खाइए। आज डेली न्यूज में क्या चलता है, हर डिबेट के अंदर यही चलता है कि आज नया पकौड़ा पका जी, अखिलेश ने कुछ कहा, चलो जाए बहस करते हैं तड़का लगा के। वो संघा के ऊपर ऐसी किताबें इंस्टेंट किताबें नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके पीछे 96 साल की तपस्या है, 5 जनरेशन गई है, एक एक परिवार की 3-3 जनरेशन गई है। आपके आसपास दिल्ली में से कई घर होंगे, शायद आपका खुद का घर होगा जिसके पिताजी ने काम किया, जिसका बेटा काम कर रहा है।
लोग क्वेश्चन करते हैं मनमोहन वैद्य को, जी तुमने यहाँ भेजा। मनमोहन वैद्य जी का पूरा खानदान संघ को समर्पित गया। मनमोहन वैद्य जी को यहाँ पहुंचने के लिए नॉर्थ ईस्ट में जाके काम करना पड़ा, विश्व भर में काम करना पड़ा, गुजरात प्रांत के अंदर काम करना पड़ा। वो संघर्ष करते करते संघ के प्रोसेस से वहां पहुंचे। तो ये सोच, इस प्रकार से जो फ्यूडल सोच है, उसके विरुद्ध अगर आपको समझना है तो आप संघ के बारे में लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो इंस्टेंट पका के संघ के बारे में बताना है, थोड़ा सा संघ पे अन्याय है और लीडर पे अन्याय, ऐसा मानता हूँ। आपने रतन जी इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बात कही वो हम कुछ ऐसी पुस्तकें भी आने वाले समय में लेने वाले हैं। जो आपने कहा कि जो इंस्टेंट पकौड़े हैं, तो उनका भी थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करेंगे, ताकि थोड़ा पाठकों को भी जानकारी रहे। और कई बार जो लेखक हैं उन पुस्तकों के लेखकों को भी बुलाएंगे और उनके साथ जो है वो एक लेखक को जानता हूँ, जिस जर्नलिस्ट है, जिसने 4 साल या 3 साल लगा के संघ पे किताब लिखी। मुझसे भी उसने 1-2 घंटे बातचीत की, कईयों से की। उसका अपना एक लेफ्ट से थोड़ा सा उनका नजरिया रहा होगा, लेकिन 3-4 साल उसने अध्ययन किया, तब जाके किताब लिखी। दिनेश नारायण, शायद आप। हाँ, दिनेश, मुझे मिले थे। दी आरएसएस एंड दी डीप स्टेट। हाँ, मुझे पता नहीं कितनी अच्छी किताब है, लेकिन उन्होंने 3-4 साल अभ्यास किया। फिर उनका अपना एक फिल्टर है, माइंड फिल्टर है लेफ्ट का, वो हिसाब से देखा होगा। वर्ल्ड व्यू, वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू से देखने वाले संघ में भी लोग हैं, संघ को देखने वाले लोग। समस्या ये है कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता और हिंदू संस्कृति और हिंदू कल्चर, ये यहाँ के रूटेड समझने के पहले अगर आप संघ को वेस्टर्न वर्ल्ड से देखते हैं तो समस्या वहां से वास्तव में शुरू हो जाती है। जो जैसे आपने बताया एंडरसन का समस्या वही है, इतना समझने के बाद भी वर्ल्ड व्यू वेस्टर्न है, इसके कारण उसी चश्मे से देखते हैं। तो जिसको समझना है उसको पहले भारतीय कल्चर, भारतीय राष्ट्र की परिभाषा, ये सब समझेंगे तो बाद में उनका लिखने का तरीका भी बदलेगा। क्रिटिसाइज फिर भी कर सकते हैं, आज भी कर रहे हैं, वो कई वैलिड क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने के बाद करने हैं, अभ्यास के बाद कर रहे हैं। वो करेंगे तो उसका स्वागत है, क्योंकि संघ भी जैसे मैंने कहा लगातार इवॉल्व हो ही रहा है, लगातार नए नए विषय आ रहे हैं, नए नए विषय जुड़ रहे हैं, कई विषय छूट रहे हैं, रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं जिनके लिए क्रिटिसाइज किया, बाद में रिफॉर्म एक्सेप्ट भी किए गए। तो अहेड ऑफ टाइम सोच होगी तो क्रिटिसाइज भी होगा। जैसे शुरुआत में पहले प्रश्न आपने कहा, वो इवॉल्व होते थे, यहाँ तक प्रश्न आया, वो प्रश्न आगे और भी समय लग सकता है, लेकिन प्रश्न खड़े करना और उसके ऊपर कोई विचार रखना, ये एज ए लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन संघ को करना ही पड़ेगा। और जो संघ को समझना चाहता है, संघ पर लिखना चाहता है, उसको ये सारी भूमिका वो समझनी पड़ेगी, तब होगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, जो है आरएसएस एवोल्यूशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ मूवमेंट, रतन शारदा जी की पुस्तक है। और ज्यादा महंगी भी नहीं है, हार्ड बाउंड में 500 रुपए की पुस्तक जो है वो अमूमन मिलती नहीं है जी। और एक मैं और आपको इस पुस्तक के विषय में खास बात बता देता हूँ, ये रेफरेंस की दृष्टि से वैसे भी, क्योंकि इसमें जो एनेक्चर्स हैं, जैसे एक एनेक्चर है ग्लॉसरी ऑफ आरएसएस टर्मिनोलॉजी, तो खासकर मीडिया के लोगों को बहुत मुश्किल होती है टर्मिनोलॉजी समझने में। इसी तरीके से सरसंघ चालकों के बारे में तो, लेकिन लिस्ट ऑफ सर कार्यवास, जो कि आप एक जनरल सेक्रेटरी होते हैं या डी फैक्टो सीईओ कह सकते हैं उनके, तो लिस्ट ऑफ सर कार्यवास सिंस द इंसेप्शन ऑफ आरएसएस। और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखेंगे कि सर कार्यवाह बने, उसके बाद कोई और बन गया, फिर उसके बाद दोबारा सर कार्यवाह बन गए। तो ये जो संघ का जो एवोल्यूशन है, ये आपको उससे होते। फिर एक ग्राफिक ऑफ आरएसएस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। आरएसएस की जो डेली प्रेयर होती है, जो उसके कोर फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती है, और उसकी अंग्रेजी में जो मतलब है वो आपको संस्कृत में है वो प्रेयर। और एकात्मता मंत्र जो कि संघ की शाखाओं में बोला जाता है, जिससे ये पता चलता है कि संघ किस प्रकार से सब पंथों, संप्रदायों, सबको साथ लेकर जो है वो चल रहा है। तो ये एक, और बिब्लियोग्राफी तो खैर बहुत अच्छी है ही, जिनको और ज्यादा जानकारी चाहिए हो। तो कुल मिलाकर जो है पुस्तक दिलचस्प है, मजेदार है। की बात की तो मैं और एक इसमें इंटरेस्टिंग जो जानना चाहते हैं, आपने गौर किया होगा लास्ट सेक्शन के अंदर कि ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता जो संघ की सिस्टम से बाहर गए और उन्होंने जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए, जिनका नाम भी कहीं आता नहीं, जो ना सरसंघ चाल बने, ना सरकार्यवाह बने, या सरकार्यवाह बने। एकनाथ रानडे ने जाके विवेकानंद के अंदर खड़ा किया, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने वर्ल्ड बीटिंग ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन करके खड़े किए। मोरोपंत पिंगले थे जिन्होंने राम मंदिर मूवमेंट और एकात्मता में बहुत काम किया, लेकिन उनका नाम कहीं आता नहीं। अशोक सिंघल है, बाहर जाके उन्होंने विश्व हिंदू परिषद जैसा खड़ा किया। तो इस प्रकार से संघ के बाहर निकल के बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़े करने वाले भी स्वयंसेवक, उनके भी नाम है उसके अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि किताब लिख के मुझे आरएसएस 360 से ज्यादा भी एक तसल्ली हुई।
संतुष्टि हुई। हालांकि RSS से इसलिए तसल्ली है कि जो संघ को जानना चाहते हैं उनको एक ऐसा साधन मिला जो सभी संघ को समझ पाए, और जो और गहराई से जानना चाहता है उसके लिए किताब है। और बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपना विचार समझाने का और किताब के बारे में बताने का, क्योंकि कोविड के अंदर ये ज्यादा हो नहीं पाया है। नहीं, हम लोग इसी तरीके की चर्चा, और रतन जी हमारे और कार्यक्रमों पर भी जो है आएंगे पैनल पर। और नेशनलिस्ट व्यू के YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, इसके बारे में फीडबैक दें, पुस्तक खरीद कर पढ़ें और पुस्तकें उपहार में दें लोगों को। ये एक अच्छी परंपरा हम लोग जो है वो कायम कर सकते हैं। और रतन जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, द A&B शो के अगले एपिसोड में ऑथर एंड बुक्स के एक नए ऑथर और एक नई पुस्तक के साथ। नमस्ते।